Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what are the different types of lease. लीजिंग भी जैसे हम बोलते हैं कि लीज के टाइप्स क्या हैं. लीज जनरली 6 से 7 टाइप्स में क्लासिफाई होती है. नंबर 1 इज ऑपरेटिंग लीज, देन फाइनेंशियल लीज, सेल एंड लीज बैक, लीवरेज लीज, कन्वीनियंस लीज, फुल एंड नॉन पे आउट लीज. लीज होता क्या है? लीजिंग जनरली क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज. सपोज देर आर टू पार्टीज ए एंड बी. इन दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे हम क्या बोलते हैं? लीज बोलते हैं. अब ये लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट होता क्यों है? लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? जब कोई एक पार्टी क्या करती है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ जो बड़ी एसेट होती है उसे नहीं परचेज कर सकती, जिस एसेट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या करती है? एक एग्रीमेंट करती है एक पार्टी के साथ. तो उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? लीज बोलते हैं. इसमें वो क्या करती है? लीज एग्रीमेंट में वो जो क्या करते हैं, पूरा अमाउंट पे नहीं करते. वो क्या करते हैं कि इंस्टॉलमेंट या मंथली एक पेमेंट डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हम आपको इतना पे करेंगे, और उसमें क्या होता है, वो एसेट को यूज कर सकता है पर उसके पास ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. तो जो पर्सन क्या करता है, सपोज करें एक पर्सन है जो अपनी एसेट बी को दे रहा है, तो जो ए होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वो हमारे पास लेसर होगा, एंड बी हमारे पास जो दे यूज कर रहा है वो हमारे पास क्या होगा? लेसी होगा. तो अब इसके टाइप्स क्या हैं, यानी लीज के टाइप्स क्या हैं? तो नंबर 1 इज फाइनेंशियल लीज. फाइनेंशियल लीज क्या होता है? फाइनेंशियल लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पेमेंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड. यानी इसमें हम क्या करते हैं? एसेट को यूज करते हैं एक लंबे टाइम के लिए. इट इज अ लॉन्ग टर्म लीज एंड लेसी विल बी पेइंग मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट टू द लेसर इन द फॉर्म ऑफ लीज चार्ज. अभी अभी मैंने बताया कि इन लोगों के बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है कि भाई हम एक पेमेंट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंटल पेमेंट बोलते हैं. कि एसेट को यूज करने का जो अमाउंट हम पे करते हैं उसे हम लीज रेंट बोलते हैं. तो फाइनेंशियल लीजिंग क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जो लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म होता है. और इसमें जो लेसी है, लेसी कौन पर्सन है? जो एसेट को यूज कर रहा है. जैसे एग्जाम्पल में था बी ने क्या करा था? एसेट यूज करी थी. तो लेसी विल बी पेइंग मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट टू द लेसर. वो लेसर को पे करेगा. जितनी हमारी एक्चुअल एसेट की पेमेंट अमाउंट होगी उससे ज्यादा की पेमेंट करता है. ऑब्वियस है, अगर कोई आपको अपना सामान बेच रहा है, अगर ए पर्सन है वो बी को अपना सामान बेच रहा है, तो वो ये यूज करने को दे रहा है. इसमें जनरली सामान बेचते नहीं है. इसमें जनरली हम क्या करते हैं? ए पर्सन जो है वो अपनी एसेट हो गई या अपनी कोई चीज हो गई, वो बी को यूज करने को दे रहा है, बस उसके बदले में उससे वो चार्ज ले रहा है. पर ओनरशिप किसके पास रहेगी? ए के पास ही रहेगी, यानी लेसर के पास ही रहेगी. बी के पास ओनरशिप का राइट नहीं जाएगा, बस उसके पास किसका राइट जाएगा? यूजेज का राइट जाएगा. तो फाइनेंशियल लीज में क्या होता है? वो यूजेज क्या करता है? बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए करता है. इट इज इरिवोकेबल, यानी ये कैंसिल नहीं हो सकता. इन दिस टाइप ऑफ लीजिंग द लेसी हैज टू बियर ऑल द कॉस्ट एंड द लेसर आर नॉट रेंडर एनी सर्विसेज. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जनरली लंबे टाइम पीरियड के लिए हो गए, जैसे 8 साल हो गए, 10 साल हो गए या 12 साल हो गए. तो लंबे टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो अब उस एसेट से जितने भी बेनिफिट मिलेंगे वो सारे के सारे किसके होंगे? लेसी के होंगे. लेसी यानी जिसने उस एसेट को लिया है एज अ रेंट या एज अ यूज कर रहा है उसे. तो अब वो लेसी यूज कर रहा है, तो उसकी सारी की सारी जो कॉस्ट आएगी, चाहे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो, चाहे उसकी सर्विस कॉस्ट हो, वो भी सारी की सारी किसको बियर करनी पड़ेगी? लेसी को बियर करनी पड़ेगी. किस केस में? फाइनेंशियल लीज के केस में. एंड द लेसर डज नॉट रेंडर एनी सर्विसेज. और लेसर उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंस पे नहीं करेगा. लेसी हर मंथ या उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो एनुअल हो चाहे मंथली हो, वो उसे पेमेंट करता रहेगा एसेट यूज करने की. एंड उसके ऊपर जो भी मेंटेनेंस करना होगा वो सारा का सारा क्या करेगा? लेसी ही करेगा, लेसर नहीं करेगा. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग लीज. ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? इन ऑपरेटिंग लीज द लेसी यूज द एसेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. इसमें भी टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है, पर जो टाइम पीरियड होता है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज का टाइम पीरियड क्या होता है? लेस होता है. अब इसमें भी रिस्क होता है. एसेट यूज कर रहे हैं, जब हम कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं, कोई चीज यूज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती रहती है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहता है. तो जो लेसर होगा, लेसर यानी जो अपना सामान बेच रहा है, जैसे ए था, वो क्या करेगा? बियर करेगा सारे के सारे उसके रिस्क. देयर इज एन ऑप्शन टू ईदर पार्टी टू टर्मिनेट द लीज आफ्टर गिविंग अ नोटिस. अब इसमें वो लीज एग्रीमेंट जो दोनों पार्टीज के बीच में हुआ था, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं लीज कॉन्ट्रैक्ट, वो दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट भी कर सकते हैं. दोनों पार्टीज, इधर पार्टी का मतलब है दोनों पार्टीज टर्मिनेट कर सकती हैं बाय गिविंग अ नोटिस. इसके रिगार्डिंग दोनों पार्टीज क्या कर सकती है? पहले नोटिस देंगी और क्या करेंगी? नोटिस देने के बाद क्या कर सकती है? वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती हैं. जो ऑपरेटिंग लीज है वो लेस टाइम पीरियड के लिए होता है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल रिस्क. अब इसमें जो रिस्क है वो कौन बियर करेगा? द लेसर बियर ऑल द एक्सपेंसेस, चाहे वो रिगार्डिंग मेंटेनेंस हो चाहे वो सर्विसेज के रिगार्डिंग हो, वो सारे के सारे कौन बियर करेगा?
लेसर बियर करेगा, लेसर विल नॉट बी एबल टू रियलाइज द फुल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब जनरली लीज पे कोई बंदा क्यों देता है अपना सामान? लीज पे अपना सामान इसलिए दिया जाता है ताकि उस पर्सन को क्या कर सके, वो अपनी एसेट की वैल्यू रिकवर कर सके। इस केस में लेसर जो होगा वो अपनी एसेट की फुल वैल्यू रियलाइज नहीं कर पाता। फाइनेंशियल लीज में तो वो क्या करता है, अपना एसेट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए देता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने एसेट की मैक्सिमम वैल्यू या वैल्यू से ज्यादा प्रॉफिट ही गेन करता है। पर इसमें क्या करता है, ऑपरेटिंग लीज में थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए दी, जैसे किसी को एसेट 2 साल के लिए दी, फिर उसके बाद उससे रिकवर होने के बाद 2 साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद हमने किसी और को दे दी 3 साल के लिए, उसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद हमने फिर किसी और को दे दी। कई बार तो ये क्या होता है, ये बेनिफिशियल होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जब भी हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए देते हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू फाइनेंशियल लीज। तो इसमें कई बार तो एसेट की वैल्यू हम जल्दी रिकवर कर लेते हैं, पर कई केसेस में क्या होता है, फुल वैल्यू एसेट की रिलीज नहीं हो पाती, रियलाइज नहीं हो पाती। स्पेशलाइज सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द लेसर, लेसर ही उसको स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड कराएगा एसेट को, चाहे वो उसकी मेंटेनेंस हो, उसकी रिपेयरिंग हो, सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, लेसर बियर करेगा। दिस काइंड ऑफ लीज इज प्रेफर्ड वेयर द इक्विपमेंट इज लाइकली टू सफर ऑब्सोलिसेंस, ये उन इक्विपमेंट के केस में प्रेफर किया जाता है जहां पे इक्विपमेंट की वैल्यू जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट नहीं होती, वहां पे क्या यूज होता है, हमारा ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। नेक्स्ट इज लेवरेज लीज। लेवरेज लीज क्या होता है, इन लेवरेज लीज द वैल्यू ऑफ द एसेट लीज मे बी ऑफ अ ह्यूज अमाउंट विच मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द लेसर टू फाइनेंस। अब अभी तक तो हमने 2 चीजें देखी कि हमारे पास 2 पर्सन होते हैं, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। लेसर क्या करता है, लेसर के पास अपनी एसेट होती है, वो क्या करता है, लेसी को रेंट पे दे देता है, यानी एज अ लीज एग्रीमेंट के बेसिस पे दे देता है। पर लेवरेज लीज में क्या होता है, जो एसेट की वैल्यू है वो इतनी ज्यादा होती है कि लेसी उसे खुद से फाइनेंस नहीं कर पाता, सॉरी लेसर उसे खुद से फाइनेंस नहीं कर पाता, यानी जो एसेट परचेज कर रहा है, जो एसेट का ऑनर है, वो उसे खुद से परचेज नहीं कर पाता। वो क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज तक उसका कंट्रीब्यूशन अपने दे देता है। जैसे एसेट है तो उसमें उसने 20% कंट्रीब्यूशन दे दिया या 25% कंट्रीब्यूशन दे दिया। अब रह गई रिमेनिंग मनी की बात, रिमेनिंग मनी आएगी कहां से, तो लेसर क्या करता है, लेसर इन्वॉल्व वन मोर फाइनेंसर हु विल चार्ज ओवर द लीज्ड एसेट। लेसर क्या करता है, किसी एक और फाइनेंसर को अपॉइंट करता है, जिसे हम मीडिएटर बोल देते हैं या लेंडर बोल देते हैं, जो क्या करेगा, उस एसेट में क्या करेगा, अपना रिमेनिंग परसेंटेज जितना भी बचेगा, चाहे वो 80% बच रहा है, 75% बच रहा है, वो कंट्रीब्यूट करता है। और कंट्रीब्यूट करने के बदले में वो क्या करता है, मंथली पेमेंट या एनुअल पेमेंट डिसाइड करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो जाता है। जैसे हमने क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक लेसर है ए एंड अनदर पर्सन इज बी। ए हमारे पास क्या था, लेसर था, लेसर कौन था, जिसने एसेट परचेज करी है, एंड बी हमारे पास क्या था, बी इज लेसी, लेसी था जो क्या कर रहा था, एसेट जिसे लेनी थी। ए ने एसेट लेनी थी और बी को उसने लीज पर देनी थी, ये 2 पर्सन थे। पर अब जो ए पर्सन है उसके पास क्या हुआ, एसेट का पूरा अमाउंट नहीं आ पाया, तो उसने क्या करा, एक तीसरा पर्सन बीच में अपॉइंट करा, चाहे वो साहूकार हो, चाहे वो और कोई जमींदार वगैरह हो जिससे उसने पेमेंट लिया है। अदरवाइज हम आज के टाइम में क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हमने बैंक हो गया, तो ए पर्सन ने क्या करा, बैंक से लोन लिया रिगार्डिंग किसके, एसेट परचेज करने के। तो यहाँ पे अब 3 जने हो गए, लेसर हो गया, लेंडर हो गया, लेसी हो गया। अब ए पर्सन को वो एसेट खुद परचेज यूज नहीं करनी, ए ने आगे बी को देनी है, पर ऑनरशिप किसके पास रहेगी, ए के पास रहेगी। ए ने क्या करा, वो क्या गया, बैंक के पास गया और उसने बैंक को बोला कि मुझे लोन लेना है और आप मुझे लोन दे दो, ठीक है। तो बैंक ने क्या करा, उसे रिमेनिंग जो 80% या 75% था उसका उसने लोन दे दिया। तो ए ने क्या करा, वो बैंक के पास गया, तो ए ने बैंक से लोन लेके अपनी एसेट परचेज कर ली। तो अब एसेट किसके पास हो गई, ए के पास हो गई, तो ऑनरशिप का राइट किसके पास हो गया, ए के पास हो गया। अब ए ने क्या करा, वो बी को एसेट दे दी लीज पे, लीज पे दे दी, और उनका कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो गया कि भाई हाँ हम मंथली पेमेंट करेंगे, और बी हर महीने क्या करेगा, ए को एज अ लीज रेंट क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। पर अभी ए ने भी तो बैंक से लोन लिया, तो ए को बैंक को पेमेंट भी करनी है, तो ए बैंक को पेमेंट करने के लिए क्या करेगा, जो बी से उसके पास पेमेंट आएगी वो ए क्या करेगा, बैंक को एज एन इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, और जो उसका रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो ए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से लेवरेज लीज काम करता है, जिसमें क्या करते हैं, एक और पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस टाइप लीज। कन्वीनियंस टाइप लीज क्या होता है, द लीज विल बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसमें लीज जो होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, जैसे फाइनेंस लीज में होती है, पर इसमें एक क्लियर इंटेंशन होता है लीज लेसी का कि वो क्या कर लेगा, कन्वे कर देगा किसको, लेसर को, और क्या कर लेगा, फिर ऑनरशिप क्या कर लेगा, अपने नाम करा लेगा बाद में। कि जैसे हमने क्या करा, 10 साल या 12 साल के लिए क्या करा, लैंड जो है वो लीज पे ली, तो उसके बाद लेसर क्या करेगा,
एग्री हो जाएगा और वो क्या कर देगा, एसेट की ऑनरशिप भी लेसी को ट्रांसफर कर देगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम, कन्वीनियंस टाइप लीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक क्या होता है, इन अ सेल एंड लीज बैक अ कंपनी ओइंग द एसेट सेल इट टू द लेसर। अब यहाँ पे ये जो है ये लिवरेज केस से बिल्कुल अलग है और नॉर्मल लीज के केस से भी अलग है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑनर होता है जिसके पास एसेट होती है, वो क्या करता है, ये क्यों यूज करते हैं, जब एक ऑनर के पास क्या हो जाता है, लिक्विडिटी का रिस्क हो जाता है, उसके पास लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो वो क्या करता है, एक कोई ऑनर है उसके पास अपनी खुद की एसेट है, वो क्या करेगा, पहले वो अपनी एसेट किसी बी पर्सन को बेच देगा। मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास एक एसेट थी, चाहे वो मशीनरी लगा लो चाहे वो लैंड लगा लो, जनरली हम मशीनरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मशीनरी थी, उसने क्या कर दिया, मिस्टर बी को बेच दी। सपोज कीजिए एक क्या था, ई व्हीकल था, जैसे ई रिक्शा हो गई या ई ऑटो हो गया। मिस्टर ए के पास एक व्हीकल था, उसने मिस्टर बी को बेच दिया। अब उसने बी को बेच दिया तो बी ने उसे क्या करा, कैश में पेमेंट कर दी, किसको, ए को पेमेंट कर दी, तो ये एसेट सोल्ड हो गया। अब लीज बैक, अब ए को उस टाइम तो लिक्विडिटी चाहिए थी, उसको कैश चाहिए था, तो उसने क्या करा, कैश में पेमेंट बेच दी। अब उसने अपनी एसेट तो बेच दी, अब वो कमाएगा कहां से, तो मिस्टर ए क्या करता है, दोबारा मिस्टर बी के पास जाता है और बोलता है मैं आपसे एसेट दोबारा नहीं मांग रहा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आप मुझे क्या करो, जो मैंने आपको एसेट सोल्ड किया ना वो आप मुझे लीज पे दे दो। लीज पे देने का मतलब क्या होगा कि आप तो ऑनर रहोगे, कि मिस्टर बी तो ऑनर रहेगा और मैं उसको यूज करने के हर बदले हर मंथ आपको क्या दे दूंगा, लीज रेंट दे दूंगा। तो मिस्टर ए क्या करता है, लीज पे उससे रेंट ले लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल एंड लीज बैक। इन सेल एंड लीज बैक में कंपनी क्या करती है, जिसके पास एसेट होता है वो उसको लेसर को बेच देता है और लेसर इमीडिएटली एसेट के बदले में पे कर देता है और देन लीज कर देता है एसेट सेलर को। तो सेलर ऑफ द एसेट अब बाद में क्या बन जाता है, लेसी बन जाता है और द एसेट रिमेन विद द सेलर, सेलर के पास ही वो एसेट रह जाता है। ये तब किया जाता है जब फाइनेंस चाहिए होता है, एक अर्जेंटली क्या हो जाता है, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेल एंड लीज बैक वाला जो है लीज यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फुल एंड नॉन पे आउट लीज। फुल एंड नॉन पे आउट लीज क्या होता है, अ फुल पे आउट लीज इज वन इन विच द लेसर रिकवर द फुल वैल्यू ऑफ द लीज एसेट बाय द वे ऑफ लीजिंग। फुल पे आउट लीज क्या होता है, जिसमें एसेट को अपने लेसर है उसको पूरा अमाउंट रिकवर हो जाता है अपने एसेट का लीज पे दे देके। अगर सपोज कीजिए एक एसेट थी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, 10 लाख रुपए थी और जो लेसर था उसने क्या करा, अमाउंट जो अपना एसेट था वो लीज पे दे दिया 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, और 8 साल के लिए सपोज कीजिए उसने एसेट दे दी और उसको उसके बदले में क्या मिल रहा है, जो पेमेंट मिल रही है उसका अमाउंट मोर देन 10 लाख रुपीज है, तो यानी उसको अपने एसेट की पूरी वैल्यू रिकवर हो जाएगी विद इन 8 ईयर। तो इस केस में हम जो एसेट है वो उसे क्या बोलेंगे, फुल पे आउट लीज बोलेंगे। अब नॉन पे आउट लीज क्या होगा, नॉन पे आउट लीज क्या होगा, जिसमें लेसर का जो है एसेट को वो बार बार लीज पे देगा और उसको फिर भी अमाउंट क्या होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं होगा या लगभग कंप्लीट हो जाएगा पर उसे प्रॉफिट नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, नॉन पे आउट लीज बोलते हैं कि एक बार उसे प्रॉफिट हो गया पर उसे एक्चुअल में एसेट की डेप्रिसिएशन वैल्यूज तक, जब एसेट बिल्कुल डेप्रिशिएट हो जाता है उस टाइम तक उसको एसेट की पूरी वैल्यू रिलीज नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पे आउट लीज बोलते हैं। अब फुल पे आउट लीज में क्या किया जाता है, एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म टेन्योर के लिए दिया जाता है और नॉन पे आउट लीज में एसेट जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज सर्विस लीज। स्पेशलाइज सर्विस लीज क्या होता है, द लेसर और द ऑनर ऑफ द एसेट इज अ स्पेशलाइज्ड ऑफ द एसेट। अब जो लेसर है या जिसे हम ऑनर बोलते हैं एसेट का, जो ऑनरशिप जिसके पास है वो क्या है, एसेट में स्पेशलिस्ट है, यानी उसकी एसेट के बारे में उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसका खुद का एसेट का उस तरह का बिजनेस है। ही नॉट ओनली लीजेज आउट बट ऑल्सो गिव स्पेशलाइज्ड पर्सनल सर्विस टू द लेसिंग। वो उस एसेट को लीज पे तो दे रहा है पर साथ साथ उस एसेट के रिगार्डिंग अगर उसकी मेंटेनेंस की या कुछ सर्विसेज हो जाती है तो वो भी वो लेसी को प्रोवाइड करता है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के केस में बात करते हैं, चाहे वो टीवी हो गया, चाहे वो हमारा फ्रिज हो गया, चाहे वो हमारे लैपटॉप्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, कुछ भी हो गई, उन सब केसेस में अगर मान लीजिए एक कंपनी है ए, वो क्या कर रही है, एसेट को लीज पे भी देती है, उसने क्या करा, बी कंपनी को एसेट लीज पे दे दिया। अब बी के पास चला गया वो एसेट, सपोज कीजिए वो लॉन्ग टर्म के लिए गया, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमने देखा था जो जितने भी एक्सपेंसेस हो गए वो लेसी बियर करेगा, यानी बी कंपनी बियर करेगी। अब बी को उसके लिए क्या चाहिए, हर मंथ मेंटेनेंस चाहिए, हर ईयर सॉरी, अब हम जैसे एयर कंडीशनर की बात कर लेते हैं तो हर समर सीजन में उसे क्या चाहिए होती है, रिपेयरिंग चाहिए होती है एक बार यूज करने के लिए, यानी उसकी सर्विस करानी पड़ती है। तो ए कंपनी जब दोबारा से वो बी को सर्विस प्रोवाइड करेगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज सर्विस लीज बोलते हैं। यानी वो क्या करता है, एसेट तो देता ही देता है, साथ में क्या करता है, स्पेशलाइज सर्विस भी प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज सर्विस लीज बोलते हैं।
तो ये थे एसेट्स की लीजिंग के टाइप्स, कि एसेट्स को कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से हम लीज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।